Hello everyone, how are you doing guys? I hope you're doing well. I'm your mentor to verbal ability, Yashveer Singh, and I welcome all of you to your own YouTube channel FPA Exam Prep. This is our second video in which we are discussing most expected errors for CUT 2024. तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस के साथ साथ 10 कॉन्सेप्ट्स भी सीखे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ पेयर होते हैं हमारे कंजंक्शंस के, जैसे नो सूनर, उसके बाद व्हेन, नो सूनर, दूसरा हार्डली, स्केर्सली, बेयरली। इनके साथ कभी भी किसी कंजंक्शन का अगर आपको पेयर करना है तो आप ध्यान रखेंगे नो सूनर को हमेशा देन फॉलो करता है और हार्डली, स्केर्सली, बेयरली को हमेशा व्हेन फॉलो करता है। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर पेपर में कभी आता है तो हमेशा नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन फॉलो करता है वो देन फॉलो करता है और हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ व्हेन फॉलो करता है। ध्यान रखेंगे हमेशा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि ये जो हमने इसके साथ व्हेन लिखा हुआ है, ये व्हेन हमेशा हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के साथ यूज होता है, ना कि नो सूनर के साथ। नो सूनर हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री का जो कंजंक्शन होता है वो देन होता है। दैट इज व्हाई नो सूनर को हमेशा कौन फॉलो करता है, देन फॉलो करता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इसने व्हेन लिखा हुआ है, जबकि हमें क्या लिखना चाहिए, देन। तो ये अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि नो सूनर को देन फॉलो करता है और हार्डली, स्केर्सली, बेयरली को व्हेन फॉलो करता है। गॉट इट गाइज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। ठीक है, अब ध्यान से देखें इसको। वैसे तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। ठीक है, तो आपको पता है ये एट द पुअर अकोमोडेशन में गलती है, क्योंकि एट जो होता है वो प्रपोजिशन किसकी होती है, पॉइंट की प्रपोजिशन होती है। अकोमोडेशन क्या है, एक क्या है, टॉपिक है, तो टॉपिक की प्रपोजिशन अबाउट होती है। तो हो जाएगा द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। ठीक है, आप इसका अबाउट भी लिख सकते हो, फॉर भी लिख सकते हो। फॉर लिखोगे तो पर्पस हो जाएगा, तो अबाउट या फॉर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बट यहां पर एट नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। ठीक है, अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है आपको यह ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर ऐसी हमारी कई सारी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिनके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, अब जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स में क्या क्या आते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, ठीक है, यूज्ड टू। तो ये कुछ हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, या इसको ही हम कहते हैं बेस फॉर्म। एक तो ये, दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, डू के साथ, डिड के साथ और डज के साथ भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। तो आप ध्यान रखें, मॉडल वर्ब्स हो या डू, डिड, डज हेल्पिंग वर्ब हो, उनके बाद हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ये कुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद इसने देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, जो कि गलत होगा। तो यहां क्या होना चाहिए, गो। रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। गॉट इट बच्चों? तो ये ध्यान रख लें, मतलब ये पेपर में आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं हमारे, चाहे उसकी प्रेजेंट फॉर्म हो चाहे पास्ट फॉर्म हो, कैन का कुड, वेल का वुड, शैल का शुड, कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाएगी। वर्ब की दूसरी फॉर्म इनके साथ कभी नहीं आती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 14th क्वेश्चन पे देखते हैं, एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर हाफ ऑफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या देखेंगे ध्यान से आप, एट द लास्ट मीटिंग, मीटिंग की प्रपोजिशन तो एट हो गई, विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ ऑफ द मेंबर्स। अब देखो हाफ ऑफ द मेंबर्स में से हमारा हाफ क्या हुआ, पार्ट हुआ, और मेंबर्स हमारे टोटल हो गए, तो टोटल में हमेशा एस लगाया जाता है, तो यहां तक ठीक है। सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस, अब मेंबर्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं तो देयर इसके लिए ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए ऑन प्रीपोजिशन यहां ठीक नहीं लग रही। ठीक है, प्रोटेस्ट जो होता है वो एक एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है, प्रोटेस्ट जो होता है बच्चों वो एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है, और एरिया और एक्टिविटी के लिए हमेशा प्रीपोजिशन इन लगाई जाती है। तो देखो यहां पर ऑन ना लगाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन लिखना पड़ेगा। तो एरर हमारा इसमें है, डी पार्ट में एरर है हमारा, डी पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, समथिंग हैज बीन इंटरप्रिटेड रॉन्गली हैव दे। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है हमारा इंग्लिश में एक टॉपिक बनता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का टॉपिक है। तो इसका वैसे तो रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं, 4-5 बेसिक से रूल्स होते हैं इसके, जिनमें से कुछ रूल ये होते हैं कि भाई पहला रूल ये होता है कि अगर आपकी, देखो इसके जो पार्ट होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं। जो पार्ट होता है हमारा, पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, तो वो क्या होते हैं वो समझ लो आप पहले। ठीक है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग में पहला पार्ट होता है आपका स्टेटमेंट, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है आपका वो होता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। तो इन 2 पार्ट पर ही क्वेश्चन टैग चलता है। अब होता क्या है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात कि हमेशा क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, मेन वर्ब्स का यूज हम कर नहीं सकते, मेन वर्ब को रिपीट नहीं कर सकते आप उसमें। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं ध्यान रखने वाली। ठीक है, दूसरी बात, उनके टेंस नहीं चेंज कर सकते, जो स्टेटमेंट का टेंस होगा वहीं उसके क्वेश्चन टैग का टेंस होना चाहिए। तो अब देखो यहां पर आ जाओ, समथिंग हैज बीन इंटरप्रीटेड रॉन्गली। अब आपने देखा ये जो समथिंग है उसके लिए रॉन्गली इंटरप्रीट किया गया है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, समथिंग है, लेकिन देखो इसने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे रख दिया है। अब समथिंग के लिए दे कभी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, समथिंग जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग जब भी यूज की जाती है क्वेश्चन टैग में, समथिंग, एनीथिंग, जहां पर थिंग वर्ड आ जाए उसके लिए हमेशा इट यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि यहां दे नहीं आएगा, यहां आएगा इट, और अगर इसका सब्जेक्ट इट हो गया तो ये सिंगुलर हो गया, अगर ये सिंगुलर हो गया तो हैव नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, हैज। ठीक है, अब आप ये देखो कि समथिंग हैज इंटरप्रीटेड रॉन्गली, ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव होना चाहिए था, तो यहां हो जाएगा हैजंट इट। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि देखो हमने क्या किया, टेंस सेम रखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, दूसरा सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या बना, इसका इट बना, तो हैजंट इट हो गया। तो याद रखना कि क्वेश्चन टैग में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि उनका क्या होना चाहिए, एक तो टेंस सेम होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर गलती है तो इसको क्या कर देना चाहिए, हैजंट इट, हैजंट इट। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ही टुगेदर विद हिज लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर वर अवार्डेड द डिराक मेडल फॉर द थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको ये बात कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। किसी भी सेंटेंस में अगर ग्रामर पैटर्न को देखोगे आप, तो ग्रामर पैटर्न में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट जो होता है उसके 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। बस यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब उसमें बड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें से ये भी एक है। तो देखें ध्यान से एक बार, एक्चुअल में यहां वर ना आके वॉज आना चाहिए। अब आप समझ लो कैसे। यहां पर देखो इसने ही की बात की है और देखो कॉमा भी लगा रखा है,
और ये टुगेदर विद जो है ये प्रेपोजिशन है। तो बात प्रेपोजिशन के बाद अगर इसको मानूंगा हिज लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर, अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानूं तो मान नहीं सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये बात आप भी ध्यान रख लें कि कभी भी अगर सब्जेक्ट की जगह पर दो नाउन प्रोनाउन दिए हों और एक नाउन से पहले उसकी प्रेपोजिशन दे रखी हो, तो जिस नाउन से पहले प्रेपोजिशन लिखी होती है ना उसको कभी सब्जेक्ट नहीं मान सकते आप। तो जो बिना प्रेपोजिशन का नाउन लिखा है सब्जेक्ट सिर्फ वही होता है सेंटेंस में। बात किसकी हो रही है? ही की तो हो रही है, ये तो सिर्फ उसका क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो हमारा सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ना लगा के हमें वॉज लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ये ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन से लगाकर हम क्या करते हैं, एक और नाउन दे देते हैं, तो वहां पर पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो हो ही नहीं सकता जो प्रीपोजिशन के साथ बैठा है, वो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं लगाई जाती। गॉट इट बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, द फूड इन द न्यू एंट्री, सॉरी, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आरकेपुरम। अब देखो यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव का एक हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो मच है ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री के बाद इसने क्या लिखा है, बेस्ट को, बेस्ट को इसने सुपरलेटिव डिग्री रखा दिया है आगे, तो पॉजिटिव डिग्री का सीधा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। अभी आपको यह ध्यान रखना है कि मच के बाद कभी भी सीधा सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जो हमारे वो होते हैं डिग्रीज होती हैं वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल चलती हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक के बाद एक चलती है, ना तो वो पीछे से पहले की तरफ आ सकती है, ना बीच में से आगे की तरफ जा सकती है। यूनिडायरेक्शनल चलेगी, मतलब पहले पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन देखो यहाँ पर पॉजिटिव का सीधा कंपैरेटिव सुपरलेटिव लिख दिया, तो यहाँ बेस्ट ना लिख के हमें क्या लिखना है, बेटर। ठीक है, तो हो जाएगा मच बेटर। ठीक है, तो पॉजिटिव के बाद हमेशा क्या लिखा करो, कंपैरेटिव लिखा करो, पॉजिटिव के बाद सुपरलेटिव कभी नहीं आती है। आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने लिखा मच वाइजर। ठीक है, तो आप देखो मच के बाद वाइजर लिखोगे, मच वाइज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मच वाइज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मच भी पॉजिटिव हो गई और वाइज भी पॉजिटिव हो गई, तो दो पॉजिटिव डिग्री आ जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो कभी भी दो पॉजिटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक ही साथ नहीं आती हैं। तो अगर इसको हमें लिखना ही है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, मच बेटर। ठीक है, तो कभी इसके साथ कभी मतलब मच के साथ हमें कभी भी पॉजिटिव डिग्री ना लिख के हमेशा क्या लिखनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री लिखनी चाहिए। गॉट इट? तो हमारा किस में एरर है, इस वाले में एरर है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो ए लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, टर्न के लिए लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर इसने क्या कर दिया है, शार्पेस्ट को सुपरलेटिव डिग्री बना दिया है। अब हमें पता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो वहां दा भी यूज होना चाहिए, लेकिन यहां दा तो यूज हो ही नहीं रहा। अब सुपरलेटिव डिग्री कभी भी दा के बगैर आती नहीं है, और ए कभी सुपरलेटिव डिग्री के लिए लग नहीं सकता। तो हमें मालूम है कि यहां पर ए जो लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, टर्न के लिए। अब शार्पेस्ट यहां पर जो यूज किया गया है वो गलत यूज किया गया है। वैसे भी यहां सुपरलेटिव करने वाली कोई बात ही नहीं है, सुपरलेटिव हमेशा वन आउट ऑफ ऑल की बात की जाती है, यहां वन आउट ऑफ ऑल की बात होती नहीं। तो यहां शार्पेस्ट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, शार्प लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट देन टेक अ शार्प टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। ठीक है, शार्पेस्ट का यूज कभी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तभी करते हैं जब आप सब में से किसी एक की बात कर रहे होते हो। ये तो यहाँ सब की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर ये सही होता तो यहाँ दा लिखा होता, दा यहाँ पर है ही नहीं, ए लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, टर्न, तो शार्पेस्ट यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा शार्प टर्न। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर हमें ये एरर हमें इसमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट बाय चिल्ड्रन वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है मिथिला आर्ट ट्रेडिशन पास्ड ऑन फ्रॉम वन, फ्रॉम जो होता है ना ये होता है डेस्टिनेशन, सॉरी डेस्टिनेशन कह रहा हूं, ऑरिजिन। फ्रॉम जो होता है बच्चों ऑरिजिन की प्रेपोजिशन होती है, मतलब कोई चीज कहां से निकली है उसकी प्रेपोजिशन होती है फ्रॉम, और कोई चीज निकलकर जहां पहुंचती है उसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। इसीलिए कोई चीज जहां से निकली और कोई चीज कहीं पहुंची तो ये फ्रॉम हो गया और ये टू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए तुमने देखा होगा फ्रॉम के बाद हमेशा टू फॉलो करता है। अगर किसी चीज को कहीं से निकालकर और कहीं पर पहुंचाते हैं तो वो उसका ओरिजिन हो गया और वो उसकी डेस्टिनेशन होगी। तो डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन टू होती है और ओरिजिन की प्रेपोजिशन फ्रॉम होती है। तो फ्रॉम के बाद अगर ये डेस्टिनेशन है नेक्स्ट, ठीक है, तो फिर ये गलत हो गया, थ्रू नहीं आ सकता, टू और नेक्स्ट से पहले द लगाना पड़ेगा आपको, द नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो फ्रॉम के बाद हमेशा टू लगाया करो, क्योंकि फ्रॉम से ओरिजिन होके टू तक वो क्या है, डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वी विल बी लाइंग ऑन द बीच नाउ इफ वी हैडंट मिस्ड द प्लेन। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना ये हमारा मिक्स्ड कंडीशनल्स का है, मिक्स्ड कंडीशनल्स, ठीक है। हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल सा एक चैप्टर है, अच्छी तरह से बच्चों ने पढ़ा होता है तो बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इससे क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज वाई इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है और आपको ये समझना है ठीक से। देखिए हमारे तीन तरीके के कंडीशनल होते हैं, एक जीरो कंडीशनल, एक फर्स्ट कंडीशनल, एक सेकेंड कंडीशनल और एक होता है हमारा थर्ड कंडीशनल बच्चों। तो ये चार तरीके के कंडीशनल होते हैं हमारे, इन्हीं चार कंडीशनल में सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, मिक्स्ड भी इसी में बनते हैं। सो जीरो कंडीशनल में हमेशा हम क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कंडीशन के साथ उसका रिजल्ट हमेशा बताया जा रहा होता है। कोई कंडीशन होती है देन उसका रिजल्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहां पर क्या है, एक कंडीशन है और उस कंडीशन पर आगे जो रिजल्ट आएगा वो उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। सो ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं चार तरीके के होते हैं। जीरो कंडीशन में हमेशा जब आप कंडीशन रखते हो तो उसका रिजल्ट 100% होता है। इसका मतलब जीरो कंडीशन में जब भी आप बात बोलोगे तो ऐसी बात बोलोगे, अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है तो उसका रिजल्ट 100% आ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम जीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन में हमेशा क्या होता है, जो भी कंडीशन आप रखोगे उस ये जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन उसके रिजल्ट के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो सेकंड फर्स्ट कंडीशनल में ये होता है। अच्छा सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल जो होता है वो हमारे प्रेजेंट का क्या होता है, इमेजिनेशंस होती हैं। एक तो हम प्रेजेंट की इमेजिनेशंस को कंडीशन में रखते हैं, लाइक अगर मैं बोलूं अगर मैं राजा होता तो मैं एक महल खरीदता, तो ये हमारी इमेजिनेशन हो गई। तो इमेजिनेशन कंडीशन हमेशा सेकंड उसमें बनती है, क्योंकि ना तो ऐसा होगा, ना तो तुम राजा बनोगे और ना तुम महल खरीद सकते हो। तो एक तो सेकंड कंडीशन इस वजह से कि जो भी कंडीशन आप रख रहे हो उसका रिजल्ट आना नामुमकिन है, उसका रिजल्ट कभी आ नहीं सकता, बिकॉज यू आर जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन। अच्छा सेकंड कंडीशन में तब भी सेकंड कंडीशनल बनती है जब आप कोई बात सोच रहे हो उसका रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल नील है, कहने का मतलब 0.1% है, तो उसमें भी सेकंड कंडीशनल बनता है। एक कंडीशन क्या कि जो आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो जो कभी होगा ही नहीं, वो भी सेकंड कंडीशनल। और एक कंडीशन वो कि जिस बात को आप कह रहे हो उसके रिजल्ट के आने की जो वो है कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी है वो बहुत लो है, तो भी सेकंड कंडीशनल बनता है। और थर्ड कंडीशनल क्या होता है, थर्ड कंडीशनल में हमेशा ध्यान रखेंगे कि वहां पर जो भी कंडीशन रखी जाती है वो भी पास्ट की होती है और उसका रिजल्ट भी पास्ट का ही होता है। तो यहां पर अनरियल सिचुएशंस रखी जाती हैं। जैसे आप बचपन में अपने पहुंच जाओ और कहो कि अगर मैंने बचपन में मेहनत करी होती तो मैं सफल हो गया होता, तो ना तो तुमने बचपन में मेहनत करी और ये सफल होने की बात भी पास्ट में ही खत्म होगी, तो इसे कहते हैं थर्ड कंडीशनल। तो यहां पर दो कंडीशनल मिक्स हैं, एक है वी विल बी लाइंग ऑन बीच नाउ। नाउ का मतलब ही क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट की बात जहां पर भी हो रही होगी वो बनेगी सेकेंड कंडीशनल। तो दिस वन इज सेकेंड कंडीशनल। और हैड प्लस V3 हमेशा पास्ट की कंडीशन होती है, यानी कि मतलब ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। तो यहां दो मिक्स हैं,
ठीक है, तो एक है हमारा थर्ड कंडीशनल और एक है हमारा सेकंड कंडीशनल। अब हमें देख रहा है कि हमारा जो कंडीशन है वो है हमारी थर्ड, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो है हमारा सेकंड। तो थर्ड कंडीशनल में जो हमारी वर्ब लिखी हुई है हैड मिस्ड, ये तो ठीक है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट की बात हमेशा सेकंड कंडीशनल में होती है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड कंडीशनल में रिजल्ट में हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो देखो यहां वुड के साथ बी लाइंग लिखा हुआ है, विल, वी विल लाई लिखो यहां पर। तो विल भी नहीं आएगा, यहां आएगा वुड। ठीक है, तो ये जगह वी वुड लाई ऑन द बीच नाउ इफ वी हैडंट मिस्ड द प्लेन। अगर हमने अपना प्लेन मिस नहीं किया होता तो अभी हम कहां पर, बीच पर लेटे होते। ठीक है, तो क्योंकि प्लेन पास्ट में मिस हो गया तो ये थर्ड कंडीशनल बन गई, क्योंकि वो हो चुका है, जो तो कंप्लीट एक्शन हो गया वो परफेक्ट में चला गया। लेकिन अभी जो इमेजिन प्रेजेंट में कर रहे हैं कि अभी वो कहां लेटे होते हैं, बीच पर, तो वो बनता है हमारा प्रेजेंट की इमेजिनेशन। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन हमेशा सेकंड कंडीशनल में बनती है, और अगर उसकी रिजल्ट क्लॉज पर जाओगे तो वहां वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए यहां पर विल बी लाइंग लिखा हुआ था जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो या तो आप वुड लाई लिख दो तो भी ठीक होगा, वुड बी लाइंग लिख दोगे तो भी ठीक हो जाएगा, ये दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेकंड कंडीशन में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही विन सेवरल एक्कोलेड्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। अब यहां पर क्या देखें, यहां पर हमारा टेंस का एरर है बच्चों। यहां पर किसका एरर है, टेंस का एरर है। तो ध्यान से देख लें टेंस के एरर में क्या होता है। टेंस के एरर में अब आप देखो ये जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है, ये किस कब की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। तो आप कहोगे सर जो उसने सेवरल एक्कोलेड्स जीते हैं वो पास्ट में ही जीते होंगे ऑब्वियसली। तो ये देखो प्रेजेंट की वर्ब लगा रखी है। तो अब यहां पर ना बेसिकली आप दो वर्ब का यूज कर सकते हो, या तो वॉन लिख दो, वॉन का मतलब पास्ट में, अभी उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसे प्रेजेंट से कनेक्ट करके चलते हो तो आप हैव वॉन भी, हैज वॉन भी लिख सकते हो। दोनों कंडीशन में ये ठीक हो जाएगा। हैज वॉन लिख दोगे तो प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया, वॉन लिख दोगे तो ये पास्ट की बात हो रही है। दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर दोगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। तो हम इसे प्रेजेंट का कनेक्शन भी माने तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रेजेंट से इसको कनेक्ट नहीं मानेंगे तो फिर ये पास्ट भी बन सकता है। तो आप चाहे वॉज वॉन लिखो या वो हैज वॉन लिखो, दोनों ही तरीके से ये ठीक है। तो यहां पर हमारा एरर किस में है, ए में। नेक्स्ट देखें, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे। अब देखो ये जो माई ब्रदर है उसको हु क्या कर रहा है, आगे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हु और माई ब्रदर दोनों सेम है। ठीक है, हु किसकी जगह पर बैठा है, माई ब्रदर की जगह पर बैठा है, और माई ब्रदर हु है। तो अब यहां जो ये वर्ब लगी है वो माई ब्रदर के लिए लगी है, क्योंकि हु की तो अपनी कोई इनहेरेंट वर्ब होती नहीं, हु के अकॉर्डिंग तो कोई वर्ब नहीं लगा सकते। हु किसका रोल प्ले कर रहा है, माई ब्रदर का। तो हु क्या हो गया, जो माई ब्रदर है वही। तो अगर ये सिंगुलर है तो हु को भी सिंगुलर माना जाएगा। तो देखो लिव यहां पर प्लूरल वर्ब है, यहां पर क्या लिखना चाहिए, लिव्स। तो हमारा केस में गलती हो गई, हु में गलती हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं लगाई जाती। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। अगर ये हु किसी प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो यहां आर लग जाएगा, अगर ये हु किसी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां इज लग जाएगा। तो वर्ब हमेशा हु के अकॉर्डिंग ना लगा के वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। बात क्लियर हुई बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। अब ध्यान से देखें, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, मैंने कभी कोई क्रिकेट मैच वो नहीं किया है, मिस नहीं किया है। एज आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वो क्रिकेट का बहुत पसंद करता है। कब से, फ्रॉम चाइल्डहुड। अब देखो यहां पर वर्ब क्या है, यहां पर जो हमने हैव बीन लगाया है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम बताओगे, जब भी आप क्या बताओगे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमेशा ध्यान रखें
कि यहां पर सिंस और फॉर का यूज होता है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाओ, पॉइंट ऑफ टाइम है तो बच्चों सिंस लगाओ, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हमेशा फॉर लगाओ। अब चाइल्डहुड क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है। आप इसकी ड्यूरेशन नहीं बना सकते ना, कब से कब तक तो नहीं बोल सकते ना। चाइल्डहुड शुरू हुआ और उसके बाद एक पॉइंट था ये चाइल्डहुड। भाई मान लो मैंने 2 आवर्स बोले, तो 2 आवर्स तो ड्यूरेशन होती है, फर्स्ट आवर से लेके 2 आवर्स तक। अब वो कह रहा है चाइल्डहुड से, अब चाइल्डहुड से वो चलता ही आ रहा है, उसको करता ही आ रहा है, तो ये कहीं स्टॉप तो नहीं हुआ। तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है पर स्टॉप नहीं होती तो वो पॉइंट ऑफ टाइम मानी जाती है। तो चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम नहीं लगाया जाता बच्चों, क्या लगाया जाता है, सिंस। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कभी कभी, सिंस और फॉर को लेकर तो बहुत पूछा जाता है, मतलब एक बहुत नॉर्मल है। मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो मुझे मालूम है कि आपके पेपर में यहां से जरूर पूछा जाएगा। तो देखो ये ध्यान रखें कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, ये हमारी स्लाइड का आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। द आर्मी मार्च फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। अब ध्यान रखें ये मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाएगा आपसे। एक्शन वर्ब्स को जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे, एक्शंस को जब भी डिस्क्राइब करेंगे तो उनके लिए हमेशा एडवर्ब यूज होता है बच्चों। क्या यूज होता है, एडवर्ब। और जब भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करोगे तो उनके लिए एडजेक्टिव यूज होता है। एडवर्ब की पहचान क्या है, ये हाउ का, व्हेन का, वेयर का या वाई के आंसर होते हैं। और एडजेक्टिव किसके हैं, व्हाट काइंड ऑफ के आंसर, व्हाट काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, ये इसके आंसर होते हैं। अब अगर हम इसे ध्यान से द आर्मी मार्च्ड हाउ, तो ये जो फियरलेस वर्ड लिख रहे हो ना आप, ये हाउ का आंसर दे रहे हो आप। और ये मार्च्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसके, आर्मी के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी कभी कोई वर्ड किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है और वो हाउ का, व्हेन का, वाई का या वेयर का आंसर होता है तो वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फियरलेस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। भाई फियरलेस तो एडजेक्टिव है। भाई फियरलेस किसको डिस्क्राइब करता है, किसी व्यक्ति को ही डिस्क्राइब करेगा। मैं कहूंगा यार राहुल इज वेरी फियरलेस, मतलब राहुल जो फियरलेस है। तो फियरलेस हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। तो देखो यहां आना चाहिए था एडवर्ब, लेकिन लिखा है इन्होंने क्या, एडजेक्टिव। अब किसी भी एडजेक्टिव को अगर तुम्हें एडवर्ब में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि उसमें एलवाई ऐड कर दो। फियरलेस अभी एडजेक्टिव है, एलवाई ऐड कर दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहां हमें फियरलेस ना लिख के क्या लिखना चाहिए बच्चों, फियरलेसली। गॉट इट। तो इसमें ये एरर था, ठीक है। तो बच्चों आज जो हमने एरर किए बहुत सिंपल एरर थे। मे भी तुम लोगों को इसमें से बहुत से एरर आते भी हों, लेकिन आप ध्यान रखें इस तरीके के एरर आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से उसको पढ़ते रहें, देखते रहें, पूरे सेशन को हमारे साथ रहकर इसको पूरा करें। आई होप और आई एम श्योर कि इन एरर्स से जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ हमारे साथ रहें, पूरे जो सीरीज हम चलाएंगे उसमें बने रहें हमारे साथ। इस तरीके के और भी अभी मैं सीरीज में अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाला हूं। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।